अस्सलामुअलैकुम बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रमज़ान के अंदर तरावी और कुरान शरीफ और रोज़े ज़रूर रख रहे होंगे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा बेटा। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 1 है और चैप्टर नंबर जो है वो 11 है। फ़िज़िक्स की बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 11 10वीं क्लास और लेक्चर नंबर 1। तो ये चैप्टर जो है वो साउंड वेव के हवाले से है, साउंड के हवाले से है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो साउंड वेव्स। इस टॉपिक के अंदर जो है थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगरचे बोर्ड में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में मौजूद हैं तो इसलिए पढ़ाना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। तो पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ साउंड? साउंड से क्या मुराद है या साउंड क्या है? हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कि ये साउंड जो है वो कैसे पैदा होती है? तो इसका आंसर है साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसका क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ साउंड, साउंड क्या है? तो उसका जवाब आया कि साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो साउंड है ना वो एनर्जी की एक फॉर्म है। दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ये वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन था हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कि साउंड कैसे पैदा होती है? तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। तो ये जो बात की हुई है कि ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है, देखें जी, मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ पैदा हो रही है और आप लोग सुन रहे हैं। तो इसमें यहाँ वोकल कॉर्ड होते हैं ये गर्दन में। तो ये अगर आप घर में बैठ के जैसे बैठे हुए हैं, अगर आप ख़ुद भी बात करें और फिर अपना ये उंगलियां वगैरह यहाँ रखें तो आपको महसूस होगा कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और उसी वाइब्रेशन से ही साउंड पैदा होती है। बाज़ जो है हमारे बच्चे ये समझते हैं कि शायद जो है साउंड वो ज़बान से पैदा होती है। भाई अब अगर देखें, ज़बान से साउंड पैदा होती है बॉडी के वाइब्रेट करने से। मसलन हमारे मोबाइल में कौन सी ज़ुबान है कि वहाँ जो अपना पर्दा होता है वो पर्दा ही वाइब्रेट करता है, तो उसी से ही आवाज़ पैदा होती है, उसमें तो कोई ज़बान नहीं होती। या अगर मैं अभी बोल रहा हूँ फ़र्ज़ करें बोलते बोलते मेरा गला गर्म हो गया और मैं अगर कोई मुझे ठंडा पानी लाकर दे दे तो ठंडा पानी मैं जब पीऊँगा तो फिर मैं नहीं बोल पाऊँगा, हालांकि मेरी ज़बान तो फिर भी है, लेकिन मैं बोल क्यों नहीं पा रहा कि ठंडा पानी पीने से जो अंदर अपना वोकल कॉर्ड में थी ना वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन अब नहीं हो रही सही तरह से। तो इस तरह जितनी देर उस ठंडे पानी का असर रहेगा तो फिर मैं सही तरह से बोल नहीं पाऊँगा। ये बात याद रख लें कि ठंडे पानी पीने से बंदा उस वक्त नहीं बोलेगा, उस बंदे को ठंडा पानी दें जो पहले 2-3 लेक्चर या 1-2 लेक्चर पढ़ा चुका हो, यानी आधा घंटा अगर वो बोल चुका है तो उसके यहाँ पर जो है वोकल कॉर्ड और ये गला वगैरह खासा गर्म हो चुका होगा। तो वो जब जैसे ही फिर पानी पिएगा फिर तो उसकी वाइब्रेशन जो है वोकल कॉर्ड की सही तरह से नहीं होगी, तो वो फिर नहीं बोल पाएगा। खैर, तो ये एक अलग टॉपिक है। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि बॉडी के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है। ये हमारे सामने जो है
ये ट्यूनिंग फोर्क है। ये आप लोग देखें, ये ट्यूनिंग फोर्क, इसको कहते हैं कि ये उसके प्रोंग्स हैं। प्रोंग्स ये अपना स्टील का बना हुआ है, और उसके बाद जो है ये इसको हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो राइट प्रोंग और लेफ़्ट प्रोंग वगैरह। तो उसके बाद जो है ये पैड है, रबर पैड है, इसके ऊपर जब हम इसको मारते हैं, इस वक्त देखें इससे कोई आवाज़ आप लोग नहीं सुनाई दे रही। ये मैंने माइक के साथ इसको लगा रखा है, तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो अब हम इसको जब यहाँ पर मारेंगे तो इसके वाइब्रेट करने से आवाज़ पैदा होगी, और मैं माइक के नज़दीक ले जाऊँगा तो वो वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होगी, और ये हमारा जो है कि हाउ इट इज़ प्रोड्यूस वो साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं मारता हूँ रबर पैड के साथ, तो उम्मीद है वाइब्रेशन आप लोग सुन रहे होंगे। फिर देखें, ये मुझे तो अपने कान के साथ महसूस हो रही हैं। अच्छा, अब आप लोग देखें, ये अब बड़ी वाज़े आ रही हैं वाइब्रेशन, और मैं अपना कान से लगा रहा हूँ तो बड़ी जूं की आवाज़ जो है वो मुझे सुनाई दे रही है वाइब्रेट करने से। और दूसरी बात ये है, इसको जब हाथ से लगाते हैं तो इसकी वाइब्रेशन रुक जाती हैं। अब इस वक्त आप देखें कि ये हमारे पास बड़ा पानी है, और इस पानी के अंदर अगर हम ले जाएं तो यहाँ पर देखें कोई छींटे वगैरह नहीं उड़ रहे, पानी से ना छींटे नहीं उड़ रहे। आप लोग देख रहे हैं ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, आपके सामने ये पानी में डूबा हुआ है, पर छींटे कोई नहीं है। अभी देखते हैं फिर क्या होता है। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से मारने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे मारकर पानी के अंदर ले जाऊँगा तो छींटे पैदा होंगे। उन छींटों के पैदा होने का मकसद ये है कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है। देखते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर छींटे जो है वो बहुत वाज़े तौर पर पैदा। फिर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो छींटे पैदा होते हैं। आपको नज़र आए होंगे, तो ये छींटे पानी के पैदा हो रहे हैं, और इन छींटों का पैदा होना इस बात की निशानी है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। अगर यही इसको वाइब्रेट करने से पहले इसको यहाँ पर इसके साथ टच करें तो ये अपनी जगह पर रहेगा, जैसा कि पानी में टच करने से कुछ छींटे पैदा नहीं हुए थे। तो अगर हम इसको वाइब्रेट नहीं कर रहे, इसके साथ टच करेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको टच कर, इसको मार कर, यहाँ पर मार कर इसके साथ लगाएंगे तो ये आगे को मूव करेगा। इसका आगे को मूव करना यही मतलब है कि भी ये वाइब्रेट कर रहा था तो इसने इसको आगे मूव करवा दिया। बहरहाल ये मैंने आपको जो है बेटा यहाँ पर ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये बुक में आप पढ़ लें। ये यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। और इसके अंदर ये ट्यूनिंग फोर्क वाली बात की हुई है, और उसके साथ ये पेंडुलम वाली बात भी की हुई है, और उसके साथ जो है ये हमारे पास वही गिलास पानी वगैरह भर के भी बात की हुई है। तो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन चूँकि आता नहीं है तो लेकिन मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शो दैट साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये तो हमने देख लिया कि साउंड पैदा होती है वाइब्रेट करने से, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब मैं बोलता हूँ और मेरे वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं, उससे साउंड पैदा होती है, तो सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं तो आप तक या उन बच्चों के कानों तक मेरी आवाज़ जो जाती है तो उसके लिए मटीरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, कि मेरी आवाज़ यहाँ से आपके कान तक जब जाती है तो अगर दरमियान में ये हवा वगैरह
ना हो तो फिर मेरी आवाज़ सामने बैठे हुए बच्चों तक पहुंच नहीं सकती। तो हवा का होना साउंड के लिए क्या हुआ बेटा, ज़रूरी हुआ। यही चीज़ जो है वो हम अब एक्सपेरिमेंट यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो ये मैंने आंसर नहीं लिखा, पेज नंबर 21 के ऊपर मैं अभी आपके सामने जो है ये आपको दिखाता हूँ, और ताकि साथ साथ पे रीड भी कर देता हूँ ताकि आपको टेंशन वगैरह ना हो। ये बेटा जी हमारे पास आपके सामने जो है ये बेल जार मौजूद है। इस क्वेश्चन का जो सामने क्वेश्चन मौजूद है उसका आंसर यहाँ से शुरू होना है। द बेल जार इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पम्प। ये देखें, ये वैक्यूम पंप लिखा हुआ है जहाँ मेरी पेंसिल मौजूद है। तो वैक्यूम पंप के ऊपर हमने बेल जार को रख दिया। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार। तो ये बेल जार के अंदर, ये बेल जार के अंदर जो है ये इलेक्ट्रिक बेल ये वाली सस्पेंड कर दी गई है। तो बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। ये ऊपर आपको पावर सप्लाई नज़र आ रही है जहाँ मेरी पेंसिल मौजूद है, तो ये उसकी 2 तारों के साथ इसको अंदर जोड़ दिया गया है। बाई स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई, तो जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल बिगिन टू रिंग, तो ये बजना शुरू होगी और इसकी आवाज़ वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल, तो हम इस बेल की ना आवाज़ सुन पाएंगे। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाई मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप। अब आप क्या करें, इस वैक्यूम पंप के ज़रिए यहाँ से बेल में से जो है ना जार में से जो एयर है वो बाहर निकालना शुरू कर दें। तो जब यहाँ से हवा बाहर निकलेगी वैक्यूम पंप के ज़रिए से, तो अंदर जो हवा है जो कि मटीरियल मीडियम है, तो वो जब कम हो जाएगा तो फिर आवाज़ भी कम होती जाएगी। तो वो लिखा हुआ है द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकम मोर एंड मोर फीबल। फीबल मीन मध्यम, कि जो आवाज़ है ना वो मध्यम होती जाएगी। एंड इवेंचुअली डाइज आउट, और आखिरकार इवेंचुअली आखिरकार डाइज आउट ख़त्म हो जाती है। ऑल दो बेल इज़ स्टिल रिंगिंग, हालांकि बेल तो बज रही होगी, लेकिन चूंकि वैक्यूम पंप ने अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दी है, तो इस वजह से बेल के बजने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ख़त्म होते होते जब मुकम्मल तौर पर अंदर से हवा निकाल देंगे तो फिर आवाज़ भी बाहर सुनाई देना बंद हो जाएगी। When we put the air back into the jar, जब हम जार में दोबारा हवा भरते हैं, we can hear the sound of bell again, तो हम दोबारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम वैक्यूम पंप के ज़रिए इसमें फिर हवा भरना शुरू कर दें तो वो आवाज़ वापस हमें सुनाई देना शुरू कर देगी। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट, तो इस छोटे से एक्टिविटी से हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं, कंक्लूड रिज़ल्ट निकालना, दैट साउंड वेव कैन ओनली ट्रैवल या प्रोपगेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एन अदर मीडियम। तो इससे साबित हो गया वो जो हमारा क्वेश्चन था सामने कि शो दैट साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये आपके सामने जहाँ मेरी पेंसिल मौजूद है, शो दैट साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो ये इस क्वेश्चन का ये जो है वो आंसर है। अब ये इम्तिहान वालों की मर्ज़ी है, इस क्वेश्चन को लॉन्ग में डाल दें या शॉर्ट में डाल दें, वो उनकी मर्ज़ी है। अगला क्वेश्चन इसके साथ ही आपके सामने मौजूद है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल जो नेचर है वो कैसे होगी, ये भी मैं अभी आपको यहाँ बुक से ही हम रीड आउट करेंगे, लेकिन मैं पहले वहाँ पे आपको थोड़ा समझा दूँ फिर बात करता हूँ। देखें बेटा जी, बात बेटा जी ये है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि ये जब हम इसको यूँ मारते हैं उस पैड के साथ, तो ये वही ट्यूनिंग फोर्क है, ये उसके 2 प्रोंग्स हैं, और आगे जो हवा है, यहाँ पर जो हवा मौजूद है, मैंने हवा की लेयर को यहाँ पर
ये शो किया हुआ है कि ये हवा की एक तह, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, इस तरह से ना यहाँ पर हवा की लेयर जो हैं वो यूनिफॉर्मली बराबर बराबर फासले पर ये मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये 20 लेयर्स हैं, हालांकि 20 नहीं होंगी, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ कि ये 20 हैं, चाहे ज़्यादा हैं चाहे कम हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये 20 लेयर हैं। तो अब जब पहले तो ये भी देख लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव के साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। इसका मतलब हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव की डायरेक्शन यूं होगी, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। और इसमें जो हवा के ज़रात हैं, तो वो हवा का ज़र्रा जो यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ। तो जो हवा का ज़र्रा है वो यूँ मूव करेगा। तो ये आपको याद होगा कंप्रेशनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो इसके अंदर ज़रा यूँ मूव करेगा हवा का और वेव इधर जा रही होगी। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। आज हम ये साबित करने जा रहे हैं कि वाकई जो मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, तो मेरी आवाज़ जो साउंड वेव है वो इधर जा रही है, और जो हवा के ज़रात हैं बेटा वो यहाँ से यूँ वाइब्रेट कर रहे हैं, यूँ वाइब्रेट करते हैं। ये हम अभी यहाँ पर साबित करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखें, मैंने कहा कि ये हवा की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, और ये 1 लेयर 2 3 4 5 वगैरह। अच्छा, अब शुरू में ये ट्यूनिंग फोर्क यूँ वाइब्रेट करेगा। फ़र्ज़ कर लें ये मैंने उसकी 3 स्टेट्स बनाई हैं। शुरू में ट्यूनिंग फोर्क पोजीशन ओ पर मौजूद है, फिर बाद में पोजीशन बी पर, ये ए पर होगा, यानी ये इसके लिए ये ए पर होगा, और इसके लिए ये फिर बी पर होगा। अब यहाँ टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। तो ये शुरू वाली पोजीशन ओ के ऊपर, यहाँ पोजीशन ए के ऊपर, यहाँ पोजीशन बी के ऊपर। तो हम बारी बारी इनको देखते हैं। अब क्या होगा, होता ये है कि जैसे यहाँ पर ये लेयर मौजूद हैं बेटा, फ़र्ज़ कर लें 1 2 3 4 5 लेयर हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 लेयर हैं तो यहाँ पर भी चलो 4 ले लें, 1 2 3 और 4 लेयर हैं। तो जितनी जगह यहाँ 4 लेयर की है, तो उतनी जगह यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी 4 लेयर होंगी ना, पक्की बात है। वो मैंने यहाँ शो नहीं की। तो ये 4 लेयर हवा की यहाँ भी होंगी, और 4 लेयर यहाँ हम ले रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 और 4 लेयर। तो अब जैसे ही ये ओ से ए की तरफ जाएगा, ये ओ से यूँ समझ लें, ये ओ से ए की तरफ जाएगा, तो ये जो अपना प्रोंग है ट्यूनिंग फोर्क का, ये उन 4 लेयर को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। तो जब ये 4 लेयर दबेंगी तो ये 4 लेयर जाकर अगली 4 लेयर को दबा देंगी, और वो जब दबेंगी तो यहाँ पर जो 4 लेयर मौजूद थी, इस दबाव की वजह से अब यहाँ पर 4 की बजाय 8 9 लेयर बन गई। तो उतनी जगह के अंदर जहाँ पर ये 4 लेयर थी, यहाँ पर 4 लेयर थी, अब यहाँ पर तकरीबन 8 या 9 के आसपास बहरहाल ये लेयर होंगी। क्यों कि जब वो कंप्रेशन आया तो वो कंप्रेशन यहाँ मिला, तो ये कंप्रेशन यहाँ चला गया। अब जब कंप्रेशन यहाँ हुआ तो आगे ये नॉर्मल स्टेट में थी, तो जैसे दबाव बढ़ता है तो फिर यही दबाव यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये दबाव जब अगले 4 में चला गया तो ये वाले 4 वो फिर उसी तरह नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, और ये जो कंप्रेशन यहाँ पैदा हुआ वो यहाँ गया, और यहाँ से फिर यहाँ चला गया, और ये किस में चले गए, नॉर्मल स्टेट में। और यहाँ से वो 4 का प्रेशर अपने से आगे में गया, और वो फिर नॉर्मल स्टेट में चले गए, और ये फिर वो उन 4 से वो प्रेशर अगले 4 में गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ से ए की तरफ जाते हुए कंप्रेशन जो है, या ये जो अपना लेयर्स है, और लेयर से मुराद एयर पार्टिकल्स हैं, तो वो एयर पार्टिकल यहाँ ओ पोजीशन से, ये ओ पोजीशन है और ये ए है और ये बी है,
ये ओ ए। तो अब जो एयर पार्टिकल होंगे वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ओ से ए की तरफ, तो ये दबाव बढ़ता है और ये दबाव आगे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे। इस तरह कंप्रेशन जो है वो ट्रेवल करती है। तो ये सारे के सारे जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ये वाला पार्टिकल भी आगे, ये वाला भी आगे, ये वाला भी आगे, ये वाला, इस तरह सारे पार्टिकल आगे मूव करते हैं। तो कंप्रेशन ओ से ए की तरफ आगे ही आगे मूव करती चली जाती है। और उसके बाद जब ये वापस ए से ओ की तरफ आएगा, ए से ओ की तरफ आएगा, तो चूंकि जब ये ए से ओ की तरफ आएगा तो कंप्रेशन यहाँ पहुँच चुकी थी और ये नॉर्मल थे, ये गोया के नॉर्मल थे। तो जब ये ए से ओ की तरफ आएगा तो जो पहले 4 लेयर्स थी, अब ये अपने सामने जो इधर वाली हवा है इसको दबाएंगे और यहाँ पर जगह खाली छूटेगी। तो ये जो 4 होंगे अब ये बहुत ज़्यादा खुले खुले हो जाएंगे, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो अब इसके वापस आने से यहाँ जगह खुली खुली हो गई, ये जगह स्पेस ज़्यादा हो गई, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो इस ओ से ए की तरफ जाने से कंप्रेशन पैदा हुआ था और वो कंप्रेशन आगे आगे मूव कर रहा था। ए से ओ की तरफ जाते हुए रेयरफेक्शन पैदा होगा, ये प्रोंग इधर गया और ये जगह रेयरफेक्ट हो गई, बहुत फैल गई, खुली हो गई। तो अब जब खुले हुए तो ये वाले नॉर्मल हालत में होंगे, तो फिर ये इधर आएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे और यही रेयरफेक्शन आगे पहुंच जाएगा। और जब यहाँ पहुँचेगा तो ये नॉर्मल होंगे, तो फिर ये अपनी इस जगह पर आएंगे और रेयरफेक्शन फिर आगे जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों सूरतों में जब बॉडी ओ से ए की तरफ जाता है तो कंप्रेशन आगे मूव करता है, और जब बॉडी ए से ओ की तरफ आता है तो रेयरफेक्शन आगे मूव करता है। लेकिन रेयरफेक्शन आगे जाता है, लेकिन जो पार्टिकल होंगे वो जो पहले कंप्रेस करने से इधर गए थे, अब रेयरफेक्ट होने से पार्टिकल इधर वापस आएंगे। तो ये वाइब्रेटरी मोशन इसके अंदर शो होगी। तो पार्टिकल आगे और पीछे, आगे और पीछे, लेकिन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये मुसलसल आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। और इस तरह की जो मोशन है इसको हम कहते हैं कि जी वेव भी आगे जा रही है और उसके जो पार्टिकल हैं वो उसके साथ यूं वाइब्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। तो ये हमारा टॉपिक था। तो इसको अभी हम बुक के ऊपर भी रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई मसला बने तो उसके साथ मैं आपको बतलाता चला जाऊं साथ के साथ। तो यहाँ पर देखें बेटा जी, ये हमारे सामने है जहाँ मैंने पेंसिल रखी हुई है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क कैन बी अंडरस्टूड एज शोन इन द फिगर। ये उसने नॉर्मल स्टेट है, ये कंप्रेशन है जो मैंने वहाँ शो करने की कोशिश की, और ये कंप्रेशन मुसलसल आगे जा रहा है। खैर, बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, कि जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं करता, मतलब ये पोजीशन ओ पर होता है, तो अपना डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल ऑन द राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म होगी डेंसिटी, मॉलिक्यूल नॉर्मल हालत में होंगे। व्हेन द राइट प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क मूव्स फ्रॉम मेन पोजीशन ओ टू बी, जो मैंने अभी आपको बताया था सामने वो कि भी वो ओ अपना इसने कहा हुआ है ओ टू बी। अच्छा, वो थोड़ी सी बरल गलती ये हुई कि यहाँ जिसको मैंने ए कहा हुआ है, बुक वाले ने उसको जो है वो ए की बजाय क्या कह दिया बेटा, बी कह दिया है। बुक वाले ने इसको बी कह दिया, इसको ए कह दिया। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो बुक के मुताबिक जो बनना था, तो वो कहता है कि when the right prong of the tuning fork moves from main position O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecule and produces compression। तो उसके adjacent मिले हुए, adjacent बना मिले हुए लेयर जो तहें होती हैं, तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है
और वो कंप्रेस हो जाती हैं। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर, तो ये जो दबी हुई हवा की तह है, इन टर्न कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट, अपने से आगे वाली को वो दबाएगी, एंड सो ऑन। और यही चीज़ मैंने आपको अभी पहले समझाई थी। अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर के बाद, द प्रोंग बिगिन टू मूव फ्रॉम बी टू वर्ड्स ए, तो फिर वो बी से ए की तरफ जाएगा, वापस जाएगा। तो फिर क्या होगा, नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीज, अब प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड अ रेयरफेक्शन इज प्रोड्यूस, दिस रेयरफेक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी रेयरफेक्शन मुसलसल आगे जाएगा। एज द ट्यूनिंग फोर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये बार बार आगे पीछे मूव करेगा। अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर क्रिएटेड इन द एयर, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज पैदा होती है। इन दिस वे साउंड वेव्स प्रोपेगेट्स थ्रू एयर, इस तरह साउंड वेव हवा में पैदा होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज़ along द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल, यही जो सामने मैंने वो बनाकर दिखाया था, यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें कि भाई ये ओ, यानी जो रेड कलर में लिखा हुआ है कि भाई अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव रेड कलर में, और उधर वो ओ से ए और ओ से बी, जिसको वो बी इधर आना है और ए उधर आना है। बहरहाल तो ये मामूली सी छोटी सी मिस्टेक हो गई है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ along द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल, दिस शोज द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ तक जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। ये आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन इज़ कॉल्ड वेव लेंथ, या इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव। ये वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव की डेफिनेशन है बेटा। इसके साथ ही ये जो टॉपिक्स हैं 3 टॉपिक्स हैं, ये इम्तिहान में तो आने के इनके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में मौजूद थे इसलिए मैंने आपको जो है ये समझा दिए हैं। उम्मीद है समझ आ गए होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।